औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे हम पेज नंबर 116 से 122 तक, ग्रेड 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर में हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक हमारा चल रहा है पिछली क्लासों से, उसी पे मजीद बात करेंगे। आज हमने जो बात करनी है उसमें डेफिनेशन होगी ग्लोबल वार्मिंग की। अच्छा, हमने एयर पोल्यूटेंट के हवाले से भी कुछ बातें की थी और इस चैप्टर में एटमॉस्फेयर को भी एक्सप्लेन किया था। तो उस हवाले से मैं फिर बताता चलूं कि वो स्टूडेंट जो आज की क्लास में नए हैं, फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो इस बात को नोट कर लें कि आप YouTube चैनल पर जाके वहाँ पे पुराने तमाम इसकी जो है वो वीडियोस उठा सकते हैं। ठीक है, जितने लेक्चर हुए हैं उनकी वीडियोस मौजूद हैं YouTube पे, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप उसको उठा सकते हैं वहां से और उसको आप अच्छी तरह देख लीजिए। और वो स्टूडेंट जिन्होंने लेक्चर अटेंड किए थे वो भी एक दफा उसको थोड़ा सा वीडियो को देख लिया कीजिए। उससे ये होता है कि आपको थोड़ा याद आ जाती हैं चीजें, उसको एक दफा रिकॉल करना ईजी हो जाता है आपके लिए। तो टुडे आवर ऑब्जेक्टिव इज understand the concept of global warming, explain the acid rain and explain the depletion of ozone layer। तीन बातों पे हम बात करेंगे आज, तीन चीजें हमारे पास होंगी। हमारे तीन ऑब्जेक्टिव हैं, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो पहले मैं बात करूंगा थोड़ी सी रिकैप के हवाले से, जो पिछली क्लास हुई थी उसके हवाले से। कि पिछली क्लास में मैं फिर बार बार आपको बता रहा हूं, पिछली क्लास में अगर आपके पास ये टॉपिक ओके हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, तो आप अब इस लेक्चर में जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे। अगर इनमें कोई इशू है इन टॉपिक में से किसी में भी, तो फिर आप व्हाट्सएप करके मुझसे उसका फीडबैक ले लीजिए, या आप व्हाट्सएप पर राब्ता करके फिर उस हवाले से उसको डिस्कस कर लीजिए। ये वो टॉपिक है जो हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली क्लासों में, और इन टॉपिक्स के हवाले से आपको कोई भी इशू है तो आप मेरे चैनल पे जाके, मैं चैट बॉक्स में अपने चैनल का नाम लिख देता हूं, आप इस पे जाके जो है वो देख सकते हैं इन तमाम लेक्चर्स को, ये वहां मौजूद है। ठीक है ना। तो कोई भी इशू होता है अगर आपको, तो आपने पहले पुराने वाले लेक्चर्स को जो है वो, ये मैंने लिख दिया है नाम, आप इस चैनल पे जाकर के यूट्यूब पे, हाँ मुझे पता है आपकी पहली क्लास है इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, तो सितवत शाहीन पे जाकर के आप जो है वो इसको चेक कर सकते हैं। ये तमाम लेक्चर वहां मौजूद हैं। इन टॉपिक के हवाले से हमने एटमॉस्फेयर डिस्कस किया था, कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो इस हवाले से वहां पे बात हुई हुई है। आगे चलते हैं मजीद। यहां से आज की हमारी बात शुरू होगी ग्लोबल वार्मिंग से। द वार्मिंग of the atmosphere which is due to our influence on the greenhouse effect is known as global warming. Or we can also say that global warming is due to an upset in the natural balance, upset in the natural balance of the concentration of greenhouse gases. Or we can also say that the average increase in the earth temperature is called global warming. It is a simplest definition of global warming. The average increase in the earth temperature is called global warming. जमीन एक ग्लोब की तरह से है, इस पर हमने बात पिछली क्लासों में की थी कि एटम और स्फीयर दो लफ्जों से मिलकर हमारे पास एटमॉस्फेयर बनता है। इस ग्लोब का ग्रेजुअली गर्म होते चले जाना, ठीक है, और वो गर्म क्यों हो रहा है उस हवाले से हमने पिछली क्लासों में बात की थी, कि जिसमें हम देख रहे हैं कि पिछले 100 सालों में ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं उनमें बेदरीग इस्तेमाल हुआ है CFCs का। फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो पिछली वक्तों में 100-150 साल पहले बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता था। इन तमाम चीजों ने बहुत तेजी से हमारे इन्वायरमेंट को ना सिर्फ ये कि पॉल्यूटेड किया है, बल्कि इसके एवरेज टेम्परेचर में इजाफा भी किया है। इसके अलावा ग्रीन हाउस डेवलप हुए हैं, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पोलर आइस मेल्ट हुई है, और हमारा पूरा जो क्लाइमेट साइकिल चलता था, एक वेदर साइकिल, एक नेचुरल जो चल रहा था, उसकी टाइमिंग खराब होने की वजह से उसमें एक अपसेट आया है। तो जैसे मैंने कहा, ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू एन अपसेट in the natural balance of the
कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये हमारे पास पहली टर्मिनोलॉजी आती है ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से। इस वक्त मैंने पहले भी बताया था कि दुनिया के लिए एक बड़ा मसला ग्लोबल वार्मिंग का है। तो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से आपकी बुक में भी दिया गया है, फिर आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे इस हवाले से। आपकी बुक में 2 चैप्टर इसके शामिल किए गए हैं इसी एटमॉस्फेयर के हवाले से और पॉल्यूशन के हवाले से, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम से। तो आपने इसको अहमियत देनी है। ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से जब भी पूछा जाएगा, आपको मैंने पहले भी कहा है कि जब लेक्चर अटेंड करें तो अपनी नीट कॉपी आपके पास हो, तो उसमें भी नोट कर ले। चाहे तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग आप तक की इंशाल्लाह थोड़ी देर में पहुंच जाएगी, तो उसमें भी जो है वो आप इसको अच्छी तरह से नोट रखिएगा। जहां पर ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन आती है वहां पर आपने यही डेफिनेशन लिखनी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से कोई सवाल अगर जहन में आ रहा हो तो देन डिस्कस कर लीजिए उसे। ठीक है, मैं फिर से डिफाइन कर देता हूं। ग्लोबल वार्मिंग, द वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर which is due to our influence on the greenhouse effect is known as global warming. Or we can say that global warming is due to an upset in the natural balance of the concentration of greenhouse gases, or the average increase in the earth temperature is called global warming. अभी जैसे मैंने बताया कि the increasing use of fossil fuels and the deforestation increase the level of carbon dioxide in our globe, and this will one of the major cause of global warming. तो ये याद रखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं, लबीब आप आज फिर लेट हो गए हैं यार। आपको मैं कहता हूँ बेटा इन टाइम आया करें, क्योंकि अब तो सेक्शन वाइज कर दिया है टाइम टेबल, तो फिर आपका लॉस हो जाएगा भाई। आपको दूसरी क्लासों में फिर एंटर नहीं होने देंगे, तो इसलिए आप टाइम पर आए। लबीब अहमद आपसे कह रहा हूँ जी। मेरी आवाज आ रही है लबीब आपको? जी, लबीब अहमद देर से आए हैं आप। कोशिश किया करो बेटा कि इन टाइम क्लास में शुरू करो पार्टिसिपेशन, क्योंकि अब ये सेक्शन वाइज है। आपके सेक्शन का ये पीरियड गुजर जाएगा ना, तो फिर मसला होगा आपके लिए। तो कोशिश करनी है आप सबने कि अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपने क्लास को जो है वो लेके चलना है। ठीक है, उसमें कोशिश करें, थोड़ा सा इनिशिएटिव लें, जल्दी उठ जाएं, अलार्म लगाएं, कुछ ऐसा करें सिलसिला। अच्छा, मोहम्मद असद का सवाल आया है, सर टेम्परेचर कितना इंक्रीज होता है एवरेज टेम्परेचर में? हर साल हमारे पास एक्सट्रीम टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो रहा है, जो कि एक बहुत खतरनाक सूरत हाल है। बहुत अच्छा सवाल पूछा असद आपने। हर साल 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा, मतलब समझ रहे हैं ना आप कि जब हम हॉट समर डेज की तरफ जाएंगे तो वहां हमारे पास जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट जो भी चल रहा है उसमें इजाफा होने लगेगा हर साल। कभी 50, अभी पिछले साल हमारे पास 50 को अप्रोच किया है बाज जगहों पर। 50 पर आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक होता है। ऑल लाइफ प्रोसेसेस आर स्टॉप व्हेन द टेम्परेचर रीच द 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसके बाद जो है वो फिर हीट स्ट्रोक और ये सब चीजों का मामला आता है। तो टेम्परेचर में, हाँ इस पे मैं बात करता हूँ, यस बिल्कुल इब्तिसाम, इस पे मैं बात करूंगा कि हमारा टॉपिक आ रहा है। तो पहले ग्लोबल वार्मिंग को समझ लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ग्लोब का गर्म होना, और ये ग्लोब जो है ये गर्म होता चला जा रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसे आप टेम्परेरली प्रोसेस नहीं कह सकते, वो एक परमानेंट प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के नतीजे में हमारा ग्लोब जो है वो कंटिन्यूअसली गर्म होता चला जा रहा है। इसके बाद आगे बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्या इफेक्ट्स आएंगे? अभी तो हमने कॉजेस पे बात की कि जी वो किन कॉजेस की वजह से वो हो रहा है, या डिफॉरेस्टेशन है, उसमें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, सीएफसी है, तो वो तमाम चीजों की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का इजाफा है। उन तमाम चीजों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर बड़ी अहम बात आ रही है, याद रखिएगा, ये इफेक्ट्स पूछे जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, कि हमारी जमीन पर ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से असरअंदाज होती है।
तो जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं, नंबर 1, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल ग्रेजुअली इंक्रीज। अभी मैंने बात की कि टेम्परेचर में एवरेज पर ईयर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो रहा है, जो एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। मतलब अगले चंद सालों बाद, 5-7 सालों बाद आपके लिए गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी एक्सट्रीम डेज पर। तो टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल ग्रेजुअली इंक्रीजेस। सेकेंड, चेंज इन अर्थ क्लाइमेट। अर्थ क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, उसकी बहुत अच्छी मिसाल आपके सामने है कि जहां आप देख रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज में, अरब, सऊदी अरब में, इन जो है वो ये खलीजी ममालिक जो हैं, इनमें अब तवातुर के साथ, कंटिन्यूटी के साथ बारिशें हो रही है, इवन बर्फबारी हुई है। तो अर्थ क्लाइमेट में एक हैरत अंगेज चेंज आया है। वो जगह जहां पर बारिशें नहीं होती थी वहां बारिश हो रही है, और जहां बारिशें होती थी वो सब बंजर होते चले जा रहे हैं, ड्रॉट कंडीशन में जा रही है। क्लाइमेट में चेंज आना निशानी है इस बात की कि वो साइकिल जो है डिस्टर्ब हो रहा है, जो हमारा नेचुरल साइकिल सदियों से चल रहा था। ग्लोबल वार्मिंग की एक और हमारे पास जो नजर आती है इफेक्ट में बड़ा अहम, वो है मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। इनको नोट करते जाइएगा कॉपी पे, बहुत अहम है। इफेक्ट्स ऑफ जहां ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन आएगी वहां इफेक्ट्स के साथ आएगी। तो और ये इफेक्ट फिर आपको बुक में से बनाने पड़ेंगे, पता नहीं आपसे आपको मिले नहीं मिले, उसमें तो बड़ी लंबी डेफिनेशन है। तो आप यहाँ से पॉइंट की शक्ल में उनको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, आज की डेट डाल के। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस हमारे पास 4th नंबर पे आता है, पोलर आइस का मेल्ट होते चले जाना। अच्छा जी, पोलर आइस जो हमारे पोल्स पर, नॉर्थ पोल वगैरह पर जो हमें मिलते हैं, ग्लेशियर मिलते हैं, जो हमारे वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं पूरी दुनिया के। पूरी दुनिया का वाटर साइकिल पोलर आइस की वजह से कंट्रोल होके चलता है। अब अगर पोलर आइस ही सारी की सारी मेल्ट होने लग जाएगी तो आपका वाटर साइकिल खराब हो जाएगा, आपके पास दरियाओं में पानी खुश्क हो जाएगा। और ये हमें सूरत हाल का सामना है अभी पाकिस्तान में भी दरियाए सिंध के हवाले से, कि जहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास पानी की कमी है। इवन हमारे 2 दरियाए रावी और जो चनाब है वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस जो है वो एक और अलार्मिंग इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। डेवलपमेंट ऑफ सुनामी एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स। 30-40 साल पहले तक बेटा सुनामी का नाम कोई जानता भी नहीं था। ठीक है ना, पता भी नहीं था किसी को कि सुनामी क्या होता है। अब तवातुर के साथ, कंटिन्यूटी के साथ सुनामी भी आ रहे हैं। हर साल 2 साल में हमें किसी सुनामी का सामना करना पड़ता है। सुनामी क्या है? एक ह्यूज वेव की सीरीज है जो समंदर में आती है। उसमें 3 वेव्स भी हो सकती हैं और उसमें मैक्सिमम 15 वेव्स भी हो सकती हैं। तो ये सुनामी जो होती हैं ये बड़ी हाई टाइड होती हैं, जो कि पोलर आइस के किसी बड़े टुकड़े के समंदर में गिरने से पैदा होती है। जैसे कि आप अगर एक लबालब भरे हुए पानी के बीकर में एक सॉलिड को ड्रॉप करेंगे तो उसमें वेव्स बनेंगी और पानी बाहर निकलेगा। बिल्कुल इसी तरह से समंदर में ये वेव बनती है किसी बड़े ह्यूज ग्लेशियर के टूटने के नतीजे में। तो इंक्रीज इन द सी लेवल हो रहा है। उसके बाद हम साथ साथ देखते हैं, अच्छा साथ में नेचुरल डिजास्टर भी है, इसके अलावा भी नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, टॉर्नाडोज आ रहे हैं, इस तरह के जो बन रहे हैं मामला, तो वो हम देख रहे हैं उनका ताल्लुक भी दरअसल इसी ग्लोबल वार्मिंग से। पहले भी आते थे लेकिन पहले उनकी तादाद उतनी नहीं होती थी, और दूसरे जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, कंटिन्यूटी, तो वो अब कंटिन्यूटी के साथ आ रही है। तो नेशनल डिजास्टर का इतनी कंटिन्यूटी के साथ आना इस बात की निशानी है कि हम ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन पे, हम ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से खतरे की घंटी बज रही है, हम डेंजर जोन के अंदर है। अच्छा, इंक्रीज इन द सी लेवल हमें नजर आता है। अच्छा, क्या सवाल पूछना चाह रही हैं बताइए। हाँ, सी लेवल बेटा, मोहम्मद असद, बहुत अच्छी बात है, आप सवाल बड़े अच्छे पूछ रहे हैं।
सी लेवल इंक्रीज होने की सबसे बड़ी वजह पोलर आइस का मेल्ट होना है। बहुत तेजी से जब ग्लेशियर, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ समंदर में जो मौजूद है, और वो तमाम का तमाम रीजन जो जमा हुआ था, एंटार्किटिक रीजन, वो तेजी से पानी में तब्दील होता चला जा रहा है, मेल्ट हो रहा है, और उसके मेल्ट होने से समंदर के पानी में इजाफा हो रहा है। और ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है कि हमें दुनिया के नक्शे पर, याद रखिएगा जो बात मैं कह रहा हूं इसको अच्छी तरह से नोट कीजिएगा, इंक्रीज इन द सी लेवल का एक बहुत बड़ा नुकसान हमें नजर आ रहा है कि बहुत सारे ममालिक, जिनमें जजायर भी शामिल हैं, लाइक मालदीव है, तो दुनिया के नक्शे में 5 से 7 साल बाद मालदीव नाम का कोई मुल्क नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के वहां पर हमें नजर आ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में क्या हुआ, एसिड रेन ये अपना इंक्रीज हुआ है सी लेवल, और सी लेवल के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता समंदर हमारी जमीनों पे फैल रहा है। इंक्रीज इन द सी लेवल का एक और नुकसान ड्रॉट कंडीशंस है, ठीक है ना। जैसे जैसे समंदर का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे याद रखिएगा कि जमीन में सॉल्ट्स कंसंट्रेशंस जो है वो बढ़ती चली जाती है। दिस विल इंक्रीज द ड्रॉट कंडीशंस इन द कोस्टल एरियाज। तो ये हमारे पास एक और जो है वो खतरनाक कंडीशन नजर आती है, याद रखिएगा। लबीब, आपका सवाल आया है, आपने स्कूल में बताया था कि मौसम भी इंसान, जी बिल्कुल, मौसमों पर भी हार्प टेक्नोलॉजी है, उस पर मैं किसी और दिन बात करूंगा तफसील से। इसके रीकैप के बाद आपसे मैं डिस्कस करूंगा उस हवाले से, या मुझे ऑडियो पे याद दिला दीजिएगा, मैं तुम्हें उस हवाले से जरा लेक्चर एक भेज दूंगा अलग से, ठीक है ना। वो हार्प टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाता है थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, इंसान कंट्रोल कर रहे हैं इसमें। वही बात कर रहा हूँ मैं ह्यूमन एक्टिविटीज की, कि ह्यूमन एक्टिविटीज ही एक बड़ा सबब बन रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का। इंसान ने नेचुरल साइकिल्स जो हमारे पास कुदरत की तरफ से सदियों से चल रहे थे उनको अनबैलेंस किया। अभी आपको मैं बताता हूं, आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि डिफॉरेस्टेशन का रेट क्या है। डिफॉरेस्टेशन का रेट है 6 स्क्वायर माइल्स पर मिनट। दैट इज टू मच यार। 6 स्क्वायर माइल्स, आप सोचें 6 मुरब्बा मील का जंगल 1 मिनट में कटता है, यानी जितनी देर में मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं इतनी देर में 6 मुरब्बा मील का 6 स्क्वायर माइल्स फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन, तो फिर इसका मतलब हमने तो वो शाख ही काट दी जिस पे बैठे हुए। हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स ऑक्सीजन का जो है वो यही फॉरेस्ट थे। तो ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज ही हैं जिनके नतीजे में हमें अब इन टॉपिक्स को अपनी किताबों में भी शामिल करना पड़ा है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हम बच्चों को नहीं पढ़ाते थे पहले सेकेंड ईयर तक, अब आपके पास 2-2 चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के हैं। सेकेंड ईयर में भी 2 चैप्टर आपके पास इसके मौजूद हैं केमिस्ट्री में। तो आगे चलते हैं। एसिड रेन फॉर्मेशन, अनदर इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन से पहले फॉरेस्टेशन का रेट तो बेटा कमजोर है। फॉरेस्टेशन का रेट तो अभी पौधे उगाने की बातें चल रही हैं, अभी अच्छी मुहिम शुरू हुई है हुकूमत की तरफ से, और लोगों में ये अवेयरनेस भी दी गई है कि आप प्लांटेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा। और केपीके में ख़ास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से काफ़ी काम भी किया। तो ये प्लांटेशन जो है उसका उसके मुकाबले में रेट बेटा काफ़ी कम है। एसिड रेन फॉर्मेशन से पहले आप ये समझ लीजिए कि एसिड बनते कैसे हैं, ये बात आपकी समझ में आ जाएगी। तो एसिड रेन आपकी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एसिड्स are generally formed when the basic oxides reacts with water. And what are the basic oxides? Basic oxides are all those oxides which are formed when oxygen reacts with the elements of group 1A and 2A. अब इस बात को अच्छी तरह से फोकस करें, मैंने क्या कहा। When oxygen react with elements of group 1A and 2A, सर मैं दूसरी डिवाइस से एंटर हो रहा हूँ। दूसरी डिवाइस से भाई तुम इसी नाम से यार एंटर होना। इब्तिसाम, हमें बड़ी इंस्ट्रक्शन है इस हवाले से बेटा कि फिर आप दूसरे नाम से कहीं ना हो जाए।
क्या बात की मैंने, जहन में रखें उस बात को। व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म their respective oxides, and these oxides are called basic oxides. And why these oxides are called basic oxides? Because when these oxides react with water, they form bases. ठीक है, तो ये बेस हो गई। अब एसिड पर आ जाओ। when the elements of all the p blocks react with oxygen, p block एलिमेंट जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो p ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास नॉन मेटल्स आते हैं। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे फॉर्म acidic oxides. For example, when carbon react with oxygen, it form carbon dioxide, and we consider the carbon dioxide as a acidic oxide, because when these oxides react with water, they form acids. What happens when carbon dioxide react with water? It form carbonic acid. कार्बोनिक एसिड, पता है ना कार्बोनिक एसिड आपको क्या होता है? इस वक्त आपके मुंह में जो सलाइवा भरा हुआ है, कार्बोनिक एसिड है। कैसे बना हुआ है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आप मुसलसल एक्सहेल कर रहे हैं और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके, अभी जैसे मैंने बताया, तो हर वो नॉन मेटल, अब नॉन मेटल के नाम जहन में रखिए। सल्फर, तो भाई सल्फर ऑक्सीजन से मिली, सर जाहिद ने बताया था कि भाई नॉन मेटल ऑक्सीजन से मिलेगा तो एसिडिक ऑक्साइड बनेगा, तो सल्फर ऑक्सीजन से मिली तो सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड व्हेन दिस सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, it gives sulfurous or sulfuric acid respectively. So it is the main theme of formation of acid. अगर ये बात समझ में आ गई तो एसिड रेन बिल्कुल ओके हो गया। भाई जब ये गैसेस फैक्ट्री के स्मोक में से निकलती हैं, फ्यूल बर्निंग के नतीजे में निकलती हैं, फजा में शामिल हो जाती हैं, तो बारिश के गिरते हुए कतरों में ये आसानी से डिसॉल्व होते चले जाते हैं और ये बन गई एसिड रेन। सो इजी। तो जब आप एसिड रेन के हवाले से बात करेंगे तो आपने हमेशा इसी तरह की बात करनी है कि आपने बताना है कि जनाब एसिड रेन, ये मैंने यहाँ इसकी एक अलग से अभी स्लाइड भी बनाई हुई है कि मिसाल दिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे मिलकर के कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं, तो यही वो काम है जो रेन में होता है कि फजा में मौजूद जो गैसेस होती हैं जो कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, वो जब पानी के साथ मिलते हैं तो कार्बोनिक एसिड या और रिस्पेक्टिव एसिड्स बनाते हैं। तो ये एक और मेजर कॉज है, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग का, कॉज कह रहा हूँ, इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, कि भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है, एसिड रेन जनरेट करती है। और साथ साथ फिर हमने जैसे कि लास्ट उसमें पॉइंट में बात की कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को, स्किन को और मुख्तलिफ हवालों से ये ह्यूमंस के लिए भी नुकसानदेह है। क्या चीज? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के ये तो थे इफेक्ट्स, हमने डेफिनेशन पे बात की, इफेक्ट्स पे बात की। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इससे आगे टॉपिक पे, अब हम चलते हैं। साथ साथ हमारे पास अगला टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप नोटबुक लिए बैठे और जो कि आपको बैठे रहना चाहिए, मैंने आपको कहा था, तो इस स्लाइड में जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ना, ये जरूर बना लीजिएगा, ये डिटेल है बिल्कुल, ये डेफिनेशन है, समझे, ग्रीन हाउस की। आपकी समझ में आ जाएगा ग्रीन हाउस क्या है। ग्रीन हाउस वो शीशे का बना हुआ कमरा होता है ग्रीन कलर का, जैसे अक्सर नर्सरी वगैरह में जो प्लांट्स की होती हैं वहां पर वो बना करके उसमें पौधे रखते हैं। तो आपने तो कभी नहीं देखा होगा क्योंकि पाकिस्तान में ये नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में क्लाइमेट मॉडरेट है। ये उन जगहों पर होता है जो बहुत सर्द ममालिक होते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, पोलर कंट्रीज जो है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड वगैरह, उधर ये होते हैं। तो शीशे की नेचर क्या है, इस बात को समझ लेंगे तो ग्रीन हाउस बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। ग्लास की नेचर ये है कि वो सूरज से आने वाली तमाम शुआओं को, तमाम रेस को आने देता है, लेकिन जाने सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ वालों को देगा। अच्छी तरह समझ लें बात, लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेस को कैप्चर कर लेगा। इसीलिए अगर आप गाड़ी के तमाम शीशे बंद करके उसे धूप में खड़ा कर दें तो वो अंदर से एकदम गर्म हो जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कैप्चर कर रहा है लॉन्ग वेवलेंथ को। ये शीशे की नेचर है, ग्लास की ये नेचर है कि वो कैप्चर करता है हीट वेव्स को। अब इसी तरह की शीट बनाते हैं कुछ कंपाउंड, उनकी भी ये नेचर है। हमने पढ़ा कार्बन की नेचर कैटेनेशन है,
तो विद द हेल्प ऑफ कैटेनेशन गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, CFCs and water vapors act as a sheet of glass, stretch sheet of glass, and this sheet behave like a glass. Molecules of these gases absorb much of the infrared radiation given out by the surface of Earth, capture the long wavelength rays comes from the sun and increase the temperature. देखिए फिनोमेना कुदरत ने जो ग्रीन हाउस रखा है ये हमारे लिए मुफीद था, क्योंकि ये हमारे टेम्परेचर को तकरीबन 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करता था। और हमने पिछले लेक्चर में ये बात नोट भी की थी कि ग्रीन हाउस अगर नहीं होता तो जमीन का टेम्परेचर माइनस में चला जाता, -5 डिग्री, -10 डिग्री तक चला जाता, जिस पे जाहिर है कि लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती। तो कुदरत ने वो तमाम चीजों को, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसमें एक बड़ा इंक्रीज किया। अब हमारे पास मिसाल के तौर पर, अब जैसे कराची है, कराची में MA जिन्ना रोड पर हर रोज 2 बजे 1 बजे के करीब जो है ये ग्रीन हाउस शीट डेवलप हो जाती है, जिसके नतीजे में यहाँ पे टेम्परेचर में इजाफा होगा। आप नोट कर लीजिए, आप 1 या 2 बजे टेम्परेचर नोट करें MA जिन्ना रोड पर, और 1 या 2 बजे आप टेम्परेचर नोट करें मलीर कैंट में, आपको बड़ा फर्क नजर आएगा दोनों में। तो वहां MA जिन्ना रोड में टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। वहां फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है, गैसेस जो हैं, वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज 1.5 टाइम्स हेवियर देन एयर, तो वो तो जाएगा ही नहीं ऊपर। इट मेक अ ब्लैंकेट कवरिंग शीट बना देगा वो। उस शीट के नतीजे में क्या होगा कि हमारे पास एक ग्रीन हाउस डेवलप हो जाएगा, और ये ग्रीन हाउस जो है ये फिर जाहिर है कि एक और मेन वजह बनेगी हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग की। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। काइंडली एक दफा यस लिख दीजिए जल्दी से, ताकि फिर मैं अगले टॉपिक पर आ जाऊं। ग्रीन हाउस क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है तो मुझे आपका फीडबैक चाहिए एक मर्तबा। यस लिख दीजिएगा। जी बिल्कुल, हाँ, उससे मुझे अंदाजा भी रहता है कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए इसमें, लेक्चर्स में। इन बातों को समझ करके नोट बनाएंगे और इस तरह से चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पिछले स्टूडेंट ने केमिस्ट्री में पूरे नंबर लिए, आप भी लेंगे। बिल्कुल ठीक है। असद एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा? अच्छा, मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन, कोई ऐसा इशू नहीं है। बिलाल ओके है, ठीक है बिल्कुल। अब लबीब तुम्हारी क्या पोजीशन है यार? लबीब फीडबैक नहीं आ रहा आपकी तरफ से, ओके है? इब्तिसाम ठीक है, हाँ इब्तिसाम शाबाश, बहुत जबरदस्त, नोट करो इसे, नोट करो, शाबाश, गुड, सही है सही है, हाँ नोट कर दो इसे, शाबाश। मैं असद में इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने से पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ग्लास की नेचर क्या है, ठीक है? ग्लास की नेचर समझ में आ जाएगी ना तो फिर मामला बहुत आसान हो जाएगा। शीशे की ये नेचर है कि वो रोशनी को, हीट को, जो सूरज से आ रही होती हैं रेज, उनमें से शॉर्ट वेवलेंथ को कैप्चर कर लेते हैं, और लॉन्ग वेवलेंथ को कैप्चर कर लेता है, शॉर्ट वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देता है, आने देता है, अंदर आएगी वापस चली जाएगी। यही वजह है कि इनसाइड द ग्लास केबन टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होता चला जाता है, जबकि हम उस पे मुसलसल किसी भी सोर्स से लाइट फेंक रहे हैं। यही वजह है, वो बेकरी में भी आपने देखा होगा ना, बेकरी आइटम जो होते हैं वो शीशे के केसेस में रखे होते हैं, अंदर वो उन्होंने बल्ब लगाया हुआ होता है, तो वो सेम वही फिनोमिना चल रहा होता है वहां पर। अब ये लॉन्ग वेवलेंथ को शीशे में, तो चलो ये प्रॉपर्टी थी, हमें समझ में आ गई, ठीक है ना? यही काम बिल्कुल इसी तरह का कुछ गैसेस करती है। तो ये गैसेस जो है, जैसे मैंने बात की कि लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, मीथेन, CFCs एंड वाटर वेपर्स act as a sheet of glass, and molecules of these gases absorb much of the infrared radiation given out by the surface of Earth। दोनों तरफ काम हो रहा है, वो जमीन की रेडिएशन को भी कैप्चर कर रहे हैं, और जो सन से हमारे पास लॉन्ग वेवलेंथ आ रही है उनको भी वो जाने नहीं दे रहे।
तो इसके नतीजे में फिर जब दोनों सूरत हाल जो है उसमें वो हम देख रहे हैं कि वो कैप्चर कर रहे हैं, तो टेम्परेचर में फिर इजाफा हो जाएगा, और टेम्परेचर का ये इजाफा ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ आपको ये हमारे पास मिलता है इसी चैप्टर में। फिर इससे बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी एसिड रेन के हवाले से। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बात की थी, एसिड रेन इज अ रेन। अच्छा, अब एक क्लियर कर दूं एक चीज छोटी सी। एसिड रेन के हवाले से अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद ये एसिड की कोई ऐसी बारिश है जो दुनिया के कहीं किसी इलाके में होती होगी ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में, और जिसके नतीजे में जो है वो जला जाएंगे। हम अगर एसिड रेन में निकल गए तो जल जाएंगे। भाई, कराची में होने वाली तकरीबन तमाम बारिशें एसिड रेन है, सारी की सारी बारिशें। ये बात याद रखिए, एसिड रेन वो है जिसकी पीएच 7 से थोड़ी सी कम है बस। तो acid rain is a rain or any other form of precipitation that is unusually acidic, meaning that it has elevated level of hydrogen ions, low pH हो गई। ठीक है, it can have harmful effect on plants, aquatic animals and infrastructures, वो जो मार्बल वगैरह के बने होते हैं। Acid rain is caused by emissions of sulfur dioxide, nitrogen oxide, carbon dioxide, and some other burning gases, fuel gases, which react with the water molecule in the atmosphere and produce acids। मैंने अभी आपको बताया कि एसिड्स की फॉर्मेशन की इक्वेशन ही यही है, याद रखिएगा। एसिड कैसे फॉर्म होते हैं? when the non metal oxide react with water, and non metal oxides जो है उनमें हमारे पास जो एयर पोल्यूटेंट में हमने बात की थी, तो वो तकरीबन उनमें से काफी सारे तो एयर पोल्यूटेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट है। तो these air pollutants when react with oxygen, then they give the respective acids, and this acid mixed with rain, and this rain is called acid rain। ये acid rain कहलाएगा। ठीक है ना, तो आसान बात है, समझ लीजिएगा इस बात को अच्छी तरह से कि एसिड रेन का मेन सबब एयर में, एटमॉस्फेरिक जोन में वो गैसेस हैं जो हम बड़े पैमाने पर कारखानों से फ्यूल को जलाकर और मुख्तलिफ एक्टिविटीज से हम मुसलसल इन्वायरमेंट में दे रहे हैं। यही वजह है कि अब दुनिया में होने वाली ज्यादातर बारिशें एसिड रेन ही होती। न्यूयॉर्क में, कराची में, इसी तरह से टोक्यो है, बम्बई है, ये वो शहर है कि जहां पर तकरीबन तमाम बारिशों को कंसीडर किया जाता है एसिड रेन। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कि एसिड रेन कितनी इम्पोर्टेंट है और इसका जो है वो कितना इम्पैक्ट आता है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से। तो आज हमने बात की, मैं रिकैप कर देता हूँ थोड़ा सा अपनी बात को। आपको अभी कोई टास्क नहीं दे रहा हूँ मैं, रिटर्न टास्क आपको कोई भी नहीं दे रहा मैं, सिर्फ मैं अपनी बात को रिकैप कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमारे लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है, आपको दूसरी क्लास भी अटेंड करनी होगी। हमने आज बात की आपसे सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, और उससे पहले हमने रिकैप किया। हमने ये बात क्लियर कर ली कि जनाब हम इस लेक्चर में मौजूद हैं कहाँ से, जब हमारे पास ये पॉइंट्स क्लियर है: एटमॉस्फेयर, कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन और एयर पोल्यूटेंट। ये वो बात थी जो हमने पिछले और उससे पिछले लेक्चर्स में की थी, और इस हवाले से मैंने आपको कहा है कि जिनके पास ये लेक्चर नहीं थे या जिन्होंने किसी वजह से अटेंड नहीं किए या जिनकी ये पहली क्लास है, वो इसको यूट्यूब पर देख लें, ये मौजूद है वहां पर। ठीक है ना, लिंक मुझसे लेके ये देख लें। फिर हमने बात की आज ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, उसकी डेफिनेशन पर बात की कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स पर हमने बात की। ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं। कॉजेस पर हमने बात की कि वो डिफॉरेस्टेशन या ह्यूमन एक्टिविटीज, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये सब मेन कॉजेज हैं, सीएफसी वगैरह का इस्तेमाल, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनते हैं। ठीक है, साथ साथ फिर हमने बात की ग्रीन हाउस इफेक्ट पर कि किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेज एक रोल प्ले करती हैं,
और यहाँ पर हमें किस तरह से टेम्परेचर जो है ज़मीन का वो बढ़ता नजर आता है। समर एक्सपेंड होते जा रहे हैं, विंटर कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, मेन कॉज उसका यही ग्रीन हाउस है, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद ग्रीन हाउस के बाद हमने बात की थोड़ी सी एसिड रेन के हवाले से। एसिड रेन पर हमने आपको बताया कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। नॉन मेटल ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्ट विद वाटर दे गिव्स कार्बोनिक एसिड, ठीक है, दे गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड, दे गिव सल्फ्यूरस एसिड, दे गिव नाइट्रिक एसिड एंड अदर एसिड्स। ओके, सो क्लियर कीजिएगा इस बात को कि एसिड रेन जो है वो क्या है। यहां तक सब कुछ क्लियर है आपको? तो अब नेक्स्ट क्लास से पहले इंशाल्लाह आपको एक वर्कशीट दूंगा, उस वर्कशीट पर आप सबका मुझे पॉजिटिव फीडबैक चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। अब हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, हमारे पास आखिरी मिनट है इस क्लास के उसका, तो इजाज़त दीजिएगा मुझे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी तरह से लेक्चर लेते रहिए और जो आपके सेक्शन के स्टूडेंट हैं उन तक ये ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए उन्हें कि अपनी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो ज़रूर क्लासें लें और इन क्लासेस को रिकॉर्ड भी कीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।